गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में विषय है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोलाइडी विलयन दो प्रावस्थाओं से मिलकर के बना होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अतः मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो कोलाइडी विलयन है ये विषमांग प्रकृति के होते हैं, होमोजीनस होते हैं, क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में निलंबित रहते हैं। अतः जो कोलाइडी विलयन है ये एक 2 फेज सिस्टम का भी एग्जाम्पल है। सामान्यतः कोलाइडी विलयन काफ़ी स्थायी होते हैं। इनके कण सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं और पैंदे में इकट्ठे नहीं होते। कोलाइडी कण फिल्टर पेपर में से पार हो जाते हैं, लेकिन जो जांतव झिल्ली है उसमें से पार नहीं होते हैं। कोलाइडी कणों का एक बहुत मुख्य गुण होता है कि उनमें ब्राउनी गति पाई जाती है और वो टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं। ब्राउनी गति उनकी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। उन्होंने कहा कि जब सूक्ष्मदर्शी से किसी कोलाइडी विलयन को हम देखते हैं तो उसमें कोलाइडी कणों की अनियमित गति पाई जाती है। वो लगातार परिक्षेपण माध्यम में टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलते रहते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं, जिसे कि ब्राउनी गति कहा गया। आइंस्टीन ने ब्राउनी गति की व्याख्या अणुगति सिद्धांत के आधार पर की थी। उन्होंने कहा कि जब कोलाइडी कणों पर परिक्षेपण माध्यम के गतिशील कणों का विपरीत दिशा में असामान्य बल कार्य करता है, जिससे कि कोलाइडी कणों का पथ परिवर्तित हो जाता है और वो जिगजैग तरीके से गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब किसी प्रकाश की किरण को अधिकतर ये सुबह के समय होता है, जब हम प्रकाश की किरण को किसी बारीक छेद में से आते हुए देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे जो कण हैं वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं, पार्टिकल, जिसे आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं। वो जिगजैग मूवमेंट होता है, उनकी ब्राउनी गति कहलाती है। दूसरा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम टिंडल इफेक्ट को देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित की जाती है तो विलयन में जो बड़े आकार के कोलाइडी कण हैं उसे विकिरणित कर देते हैं, जिससे प्रकाश हमें दिखाई देने लग जाता है। इसे टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। जब किसी अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से आते प्रकाश में धूल के कण चमकने लगते हैं, यह ऑब्जर्वेशन टिंडल इफेक्ट कहलाता है, जो कि कोलाइडी विलयनों को वास्तविक विलयन से डिफरेंशिएट करने में उपयोगी होता है। यदि प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन में से गुजारा जाए तो उसमें हमें कण प्रवाह नज़र नहीं आते हैं, यानी जो प्रकाश का मार्ग है वो पूरी तरह से अदृश्य ही रहता है। टिंडल इफेक्ट की व्याख्या कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन से की जाती है। कोई भी सॉल्व टिंडल प्रभाव तभी दर्शाता है जबकि वो 2 शर्तों का पालन करता है। परिक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए और परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों में भी काफ़ी अंतर होना चाहिए। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों के लिए इस अंतर का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए उनके लिए टिंडल प्रभाव भी अधिक होता है। द्रव स्नेही सोलों में यह अंतर बहुत कम होने के कारण टिंडल प्रभाव नेग्लिजिबल होता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयनों में विभेद करने में भी प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन का अध्ययन करेंगे।
जो कोलाइडी कण हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कोलाइडी कण विद्युत आवेशित कण होते हैं, धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोडों की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कण का एक इलेक्ट्रोड की ओर इस प्रकार के गमन को वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। विद्युत धारा के प्रभाव से धन आवेशित कण कैथोड की ओर मूव करते हैं। इसे धन कण संचलन भी कहा जाता है। धन कण संचलन के कुछ तकनीकी उपयोग भी हैं। यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि दो यू ट्यूब हैं। जो ए यू ट्यूब है उसमें हम देख रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो कण हैं, कोलाइडी विलयन में जो कण हैं पूरी तरह से मतलब समान रूप से इधर हमें वितरित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरा जो विद्युत धारा प्रवाह के बाद में यूट्यूब अगर हम देखें तो उसमें आप देखिए कि राइट हैंड साइड पर जो यूट्यूब का हिस्सा है उसमें सारे कोलाइडी कण एक जगह एकत्रित हैं। तो जब कोलाइडी विलयन को एक यू आकार की नली में लेते हैं और इसकी प्रत्येक भुजा में एक एक इलेक्ट्रोड सोल में डुबो दिया जाता है तो विद्युत प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इलेक्ट्रोड पर पहुंचने पर उनका आवेश उदासीन हो जाता है और वो उस भुजा में एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से वैद्युत कण संचलन की भी अनेक उपयोगिताएं हैं। चिमनी से जो निकलने वाली गैसें हैं उनके धुएं के गैसों में से जो धुआं है उसके कोलाइडी कणों को हटाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। धूल, तैरती हुई अशुद्धियाँ और मैल के कणों के अवक्षेपण में इसका उपयोग करते हैं। रबड़ के विद्युत अवक्षेपण में इसका उपयोग किया जाता है। कार के धातु के हिस्सों को पिगमेंट से रंगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोलाइडों का स्कंदन। सोल के स्थायित्व के लिए विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि विद्युत अपघट्य की कुछ अधिक मात्रा मिलाई जाती है तो अवक्षय बनने लग जाता है। अवक्षेपण की इस घटना को स्कंदन कहते हैं। विद्युत अपघट्य के आयन कोलाइडी कणों को आकर्षित करके उन्हें उदासीन कर देते हैं और इस प्रकार कोलाइडों का अवक्षेपण हो जाता है। आयनों पर आवेश की मात्रा घटने से उनके स्कंदित करने की सामर्थ्य घट जाती है और आवेश की मात्रा बढ़ने पर उनके स्कंदित करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसे हार्डी-शूल्ज का नियम भी कहा जाता है। साधारणतः स्कंदन की प्रक्रिया किसी विद्युत अपघट्य के मिलाने से होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 के कोलाइडी विलयन में जब थोड़ी सी मात्रा बेरियम क्लोराइड विलयन की मिला देते हैं तो वो कुछ ही देर में अवक्षेपित हो जाता है। क्योंकि AS2S3 कोलाइडी विलयन के कण ऋणावेशित होते हैं जो विद्युत प्रतिकर्षण के कारण अलग अलग रहते हैं। बेरियम क्लोराइड के मिलाने पर इसके ऋणावेशित कण बेरियम आयनों को अपनी ओर आकर्षित करके अवशोषित कर लेते हैं और विद्युत उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो जाने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पास आने लगते हैं और बड़े बड़े समुच्चय ग्रुप बना लेते हैं और अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। इसी प्रकार धनावेशित कोलाइडी विलयन जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का ऋणायन Cl- और सल्फेट आयन आदि के द्वारा भी स्कंदन किया जा सकता है। कोलाइडी विलयन का स्कंदन विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा के साथ भी कठिनता से होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी
विद्युत अपघट्टी की अल्प मात्रा के द्वारा स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदन के लिए ज़रूरी नहीं है कि विद्युत अपघट्टी ही मिलाया जाए, यह दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को आपस में मिलाने पर भी हो जाता है। इसे म्यूचुअल कोआगुलेशन कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्टी की उस न्यूनतम सांद्रता के मान को फ्लक्चुएशन वैल्यू या ऊर्णन मान कहा जाता है जो किसी सोल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक हो। कुछ धनायन जैसे कि एल्यूमिनियम, बेरियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके स्कंदित करने की सामर्थ्य निम्न क्रम में होती है। जैसा हमने देखा कि एल्यूमिनियम के ऊपर धनावेश की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसके स्कंदित करने की सामर्थ्य सबसे ज़्यादा है। यहाँ सोडियम और पोटेशियम पर आवेश समान है, तो इनके स्कंदित करने की सामर्थ्य भी समान है। और इसी प्रकार ऋणायनों में भी आवेश कम होने के साथ स्कंदित करने की सामर्थ्य घटती चली जाती है। यहाँ पर इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया गया है स्कंदित करने की सामर्थ्य का। प्रोटेक्टिव एक्शन या रक्षण किसे कहा जाता है? द्रव स्नेही कोलाइड को जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में मिला दिया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व बढ़ जाता है, अर्थात उसका स्कंदन नहीं होता है। द्रव स्नेही कोलाइड का यह गुण उसका रक्षण गुण या प्रोटेक्टिव एक्शन कहलाता है और इन कोलाइडों को रक्षी कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि गोल्ड सॉल यानी द्रव विरोधी सॉल में थोड़ा सा जिलेटिन अगर मिला दिया जाए तो सोडियम क्लोराइड के द्वारा गोल्ड सॉल का स्कंदन नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रम में सोल के कुछ कण रक्षी कोलाइडो कणों का अवशोषण करके अपने चारों ओर एक रक्षण परत बना लेते हैं। यह रक्षण परत अवक्षेपण कारक के आयनों को सोल के कणों तक पहुंचने नहीं देती है, जिससे कि सोल का स्कंदन नहीं होता है। स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर किसे कहा जाता है? यदि किसी कोलाइड की मिलीग्रामों में वह न्यूनतम मात्रा जो सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन के 1 मिलीलीटर आयतन को 10 मिली मानक गोल्ड सॉल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने के लिए ज़रूरी होती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। प्रत्येक रक्षी कोलाइड की जो रक्षण शक्ति है वो अलग अलग होती है। द्रव स्नेही कोलाइडों की रक्षित करने की क्षमता को नापने के लिए स्वर्ण संख्या का उपयोग किया जाता है। गोल्ड सॉल का रंग लाल होता है जो स्कंदन के पश्चात नीला हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन का गोल्ड नंबर 0.03 है। इसका अर्थ है कि गोल्ड सॉल के 10 मिलीलीटर में 0.03 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन मिला हुआ हो तो वह 10% सोडियम क्लोराइड विलयन के 1 मिलीलीटर द्वारा अवक्षेपित नहीं होगा। किसी पदार्थ का स्वर्णांक जितना कम होगा उस कोलाइड की रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जिलेटिन एक उच्च श्रेणी का कोलॉइड है क्योंकि उसकी रक्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। सो गोल्ड नंबर 0.005 to 0.01 होता है तथा स्टार्च एक निम्न श्रेणी का रक्षी कोलॉइड है क्योंकि इसका गोल्ड नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 20 से 25 तक पाया जाता है। आइसक्रीम के निर्माण में बर्फ़ के कोलाइडी कणों का स्कंदन से रक्षण करने के लिए जिलेटिन रक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। रक्त प्रोटीन की रक्षक प्रक्रिया के फलस्वरूप ही रक्त अत्यधिक निलंबित पदार्थों को रख पाता है। अतः जो ब्लड सीरम है
उससे यह संभव नहीं हो पाता। अनेक फाउंटेन जो पेन होते हैं उनकी स्याहियों में भी रक्षक पदार्थ होते हैं, जिससे कि जो पेन है उसमें स्याही का जमाव या उसकी क्लॉगिंग नहीं हो पाती है। धन्यवाद।